A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक पार्ट 1 वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का आपका क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध होगा। तो हमें यहाँ पे हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक, यानी समय कितना दिया है, टी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट दी गई है। 4 मिनट को हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो 4 मिनट दिया है अगर हम यहां पे 60 से यहां पे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेकंड में। तो ये ऐसे मैंने यहां पे कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। 4 मिनट दिया था, यहां पे 60 से मल्टीप्लाई करवा दी तो 4 × 60 और यहां पे ये सेकंड में चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, तो यहां पे विद्युत धारा आई की वैल्यू क्या दी हुई है, आई की वैल्यू यहां पे दी हुई है 3 एम्पियर। ये मैंने यहां पे लिख दी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा यानी हीट, एच की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, एच की वैल्यू यहां पे 540 और किलो जूल में दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, जो किलो जूल है इसको हम जूल में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। तो 540 किलो जूल में कितने हो जाएंगे जूल में, तो देखिए 540 और यहां पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जूल में चेंज हो जाएगा। किसमें, जूल में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किलो जूल को हमें यहाँ पे जूल में चेंज करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया कि हीटर के तार का प्रतिरोध होगा, यानी आर की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहां पे H की वैल्यू को निकालना नहीं है, हमें यहां पे R की वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे, R को हम यहां पे ले आएंगे आगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा I स्क्वायर और T, ये हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पे। देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से हमारा ये फॉर्मूला आया है। बेसिक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, लेकिन हमें R की वैल्यू को निकालना था तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन में I स्क्वायर और T हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं पहले। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं यहां पे साफ कर दे रहा हूं और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि हमें R की वैल्यू को निकालना है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन में I स्क्वायर और T, ये हो जाएगा। यहां पे ये I लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो देखिए H की वैल्यू हमारी यहां पे क्या है, H की वैल्यू है 540 और गुणे 1000, इसको हमने जूल में चेंज किया हुआ। तो H की जगह हम क्या रखेंगे, 540। ठीक है,
और इनटू में यहाँ पे 1000 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको जूल में चेंज किया हुआ है ना, और अपॉन में फिर क्या है, अपॉन में आई स्क्वायर है। तो देखिए धारा आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 3 गुणे 3 ये कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे टी भी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टी यहाँ पे, तो समय टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, यहाँ पे 4 मिनट थी, इसको हमने चेंज किया था सेकंड में, तो 4 इंटू 60 सेकेंड हो गया था, तो क्या हो जाएगा 4 और इंटू 60 सेकेंड ये हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 9 जा 54 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और ये 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 1 जा 3 और ये 3 10 जा 30 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर अब हमारा 10 बचा हुआ है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 4 है, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 25 और ये जो 10 बचा हुआ है, 25 की मल्टीप्लाई 10 में करवा दीजिए, यानी देखिए यहाँ पे ये 10 है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 25 है और नीचे वाला तो सब कैंसिल ही हो गया है, तो 10 गुणे 25 करेंगे 250 और किस में आएगा, ओम में आएगा। ध्यान रखिएगा 250 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 10 गुणे 25 किया बराबर 250 ओम, ये आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 250 ओम कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार आ सकता है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, यूनिट ज्ञात करना है। यहां पे पूछा गया कि 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पे यूनिट बराबर एक फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो देखिए यूनिट इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है वॉट गुणे घंटे और अपॉन में होता है 1000। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब देखिए यहां पे वॉट की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, तो साफ साफ देखिए 250 वोल्ट और 100 वाट की, यानी वॉट की जगह हम क्या रखेंगे, वॉट की जगह हम रखेंगे 100, ये हमने यहां पे रख दिया। फिर इसके बाद देखिए कितने बल्ब है, 5 बल्ब है ना, तो गुणे 5 ये मैंने यहां पे कर दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है यहां पे, प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, कितना 8 घंटे, तो घंटे की जगह 8 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे वाट गुणे घंटे होता है ना। तो देखिए घंटे की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं क्योंकि घंटे की वैल्यू रखना हो, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे फिर पूछा गया कि 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और अपॉन में आपका 1000, ये फॉर्मूले में तो है ही। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 4 इंटू 30। ये बचा हुआ तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 ही मिलेगा और 4 इंटू 30 करेंगे, यानी 4 इंटू 30 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 120। ठीक है, और किस में आएगा, यूनिट में, 120 यूनिट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 120 यूनिट कहां पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में विद्युत से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे आते, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि फिजिक्स में आपको
आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके विद्युत से ही पूछ लिए जाते हैं और वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं, इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस टाइप का मैंने आपको 1 से 2 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गैसीय नियम वाला। तो क्वेश्चन यहां पे है कि 800 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर है। ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में यहां पे दी गई हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है कि 800 मिलीमीटर दाब पर, दाब मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेशर, यानी P1 की वैल्यू जो हमें दी है यहां पे, P1 की वैल्यू हमें यहां पे जो दी गई है 800 mm ये दी गई है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद लिखा कि किसी गैस का आयतन, अब देखिए यहां पे P1 क्यों लिखा है अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 800 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन, यहां पे गैस का आयतन जो दिया है V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है, V1 की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है 200 मिलीलीटर। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा कि किस दाब पर इसका आयतन यानी P2 की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है, ये हमें पता नहीं है। इसीलिए देखिए यहां पे P1 की वैल्यू 800 को मैंने यहां पे P1 लिखा हुआ था। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया कि किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा। आयतन यानी V2 की वैल्यू जो दी गई है ये दी गई है 400 और मिलीलीटर में दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे ml लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और किस दाब पर यानी P2 की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पे कंडीशन है यदि ताप स्थिर है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज जो हमको पता थी हमने यहाँ पे लिख दी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो बॉयल के नियम से क्या होता है, बॉयल के नियमानुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये होता है। ये मैंने आपको यहां पढ़ाया हुआ था रूल जब मैंने आपको गैसीय नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में P2 की वैल्यू को निकालना है तो P2 को हम ले आएंगे यहां पे आगे। तो P2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P1 V1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में V2 आ जाएगा। अब वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखिए ये P1 और ये V1 है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे P1 V1 ये आपका यहां पे लिखा हुआ है। तो P1 की वैल्यू हमारी क्या है, P1 की वैल्यू यहां पे 800 है, ये मैंने यहां पे पुट कर दी। फिर इनटू V1 की वैल्यू यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 200 ml है, ये मैंने यहां पे पुट कर दी। फिर अपॉन में V2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए V2 की वैल्यू जो है वो 400 ml है। तो यहां पे नीचे मैंने 400 ये लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पे 200 1 जा 200 हो जाएगा और 200 2 जा यहाँ पे 400 हो जाएगा। फिर ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 0 तो रहेगा ही। 400 ये हमारी किसकी वैल्यू निकली हुई है, ये हमारी यहाँ पे P2 की वैल्यू निकली, जो निकली कितनी 400 और किस में mm में, ध्यान रखिएगा मिलीमीटर। तो यहाँ पे 400 mm यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है 400 mm। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। बस वहां पे ये जो आंकड़े दिए हैं कुछ और दिए गए थे, यहाँ पे कुछ और दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है बुक से ही, लेकिन क्या होता है आंकड़े चेंज कर दिए जाते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर
जोड़कर एक लेंस बनाया गया, इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी है, ये हमें यहां पे बताना है, इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे P1 की वैल्यू जो दी गई है, ये हमें दी गई है 8 डायोप्टर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार सॉल्व करवाया हुआ है। देखिए यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो लेंस यहां पे लिखा हुआ है, 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया, इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कई बार कि देखिए जो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, और यहाँ पे दो लेंसों को जोड़कर बनाया गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए P1 की वैल्यू यानी पहले लेंस की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितनी दी है, 8 डायोप्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 की वैल्यू 8 डायोप्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे P2 की वैल्यू जो दी गई है, ये दी गई है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे -10 और डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम शॉर्ट में D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, जोड़कर एक लेंस बनाया गया। अब इस लेंस की क्षमता यानी हमें यहाँ पे संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ये निकालना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया। जो जोड़कर लेंस बनाया गया, इस लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमें यहाँ पे निकालनी है, यानी संयोजन की क्षमता और संयोजन की फोकस दूरी हमें यहां पे निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम संयोजन की क्षमता निकालेंगे। तो संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला P1 प्लस P2, ये होता है। अब देखिए P1 की वैल्यू क्या है, 8 डायोप्टर, ये मैंने यहां पे रख दी। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है और P2 की वैल्यू यहां पे -10 डायोप्टर दी हुई है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस, तो यहां पे माइनस हो जाएगा और 10 हो जाएगा यहां पे जो कि P2 की वैल्यू है। अब देखिए 8 में से जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 10 को हमें लेस करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस में आएगा, क्योंकि 8 छोटी संख्या और 10 बड़ी है। यानी संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी -2 और डायोप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजन की क्षमता यानी इस लेंस की क्षमता हमने निकाल ली है, वो क्या है, -2 डायोप्टर है। ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जो P की वैल्यू हमने निकाली वो क्या निकली, -2 डायोप्टर, ये मैंने यहां पे लिख दी। अब हमें यहां पे फोकस दूरी यानी संयोजन की फोकस दूरी भी तो हमें निकालनी होगी। तो देखिए जो आपकी फोकस दूरी यहां पे ऑप्शंस में चेक कर लीजिएगा, सभी सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इसीलिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पे फोकस दूरी निकालने के लिए। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, देखिए P की जो वैल्यू हमारी निकली है, यहाँ पे P की वैल्यू हमारी -2 डायोप्टर निकली है, और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे फोकस दूरी के लिए। फोकस दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो P की वैल्यू हमारी निकली है वो -2 डायोप्टर, तो P की जगह हम -2 रख देंगे, इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है। अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रियक गुणा कर लेंगे। तो देखिए -2 की मल्टीप्लाई F में होगी, तो -2F इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 100 में तो 100 ही आएगा, या फिर F इज इक्वल टू आपका 100 और अपॉन में -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 1 जा 2, माइनस का साइन रहेगा ही, और 2 5 जा 10 एंड 0। यानी जो F की वैल्यू हमारी निकली है ये किस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस है तो ये देखिए माइनस लग जाएगा यहाँ पे -50 और सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शंस आपके सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो देखिए जो यहां पे लेंस की क्षमता निकली वो -2 डायोप्टर है और फोकस दूरी यहां पे -50 सेंटीमीटर। तो -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर ये कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, और एक एक स्टेप मैं आपको इसलिए समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से कम में, या फिर आप इसको 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अगर मुझे सिर्फ सॉल्व ही करना होता तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इतना डिटेल में समझाया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दिया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी, यानी एक फॉर्मूला बताया था। अगर बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं और फॉर्मूले से यानी ट्रिक से करेंगे तो मात्र ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 10 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड हो तो चट्टान व मनुष्य के बीच की दूरी है। ये हमें यहां पे निकालना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सरल लोलक वाला, ठीक है, वहां पे करवाया हुआ था। तो देखिए यहां पे सीधे सीधे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? v × t/2 और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। देखिए लिखा है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 10 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। प्रतिध्वनि 10 सेकंड पश्चात यानी जो t की वैल्यू है ये कितनी दी गई है? हमें 10 सेकंड दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड हो, यानी v की वैल्यू जो हमें दी गई चाल ये कितनी दी गई है? 346 मीटर पर सेकंड। ये मैंने यहां पे लिख दी, जैसा मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है जो ध्वनि की चाल थी। फिर इसके बाद पूछा गया तो चट्टान व मनुष्य के बीच की दूरी, यानी हमें यहां पे कुल मिला के डिस्टेंस को निकालना है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? d = v × t/2। देखिए प्रतिध्वनि वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है जहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था v × t/2 वाला। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है जाके चैप्टर पढ़ लीजिएगा सरल लोलक वाला, वहां पे पूरा ये फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था। तो v × t/2, v की वैल्यू क्या है? 346 मीटर पर सेकेंड है। 346 ये मैंने यहां पे रख दी, इंटू t की वैल्यू क्या है? 10 सेकेंड और /2 ये आपका फॉर्मूले में ही होता है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब देखिए 346 की मल्टीप्लाई आपको करवानी है 5 में। जब आप 346 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 1730 और मीटर में आएगा। मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि हम यहां पे डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शंस आपके सभी मीटर में ही दिए गए हैं। तो 1730 मीटर यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, d = v × t/2 होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया हुआ है जब चैप्टर पढ़ाया था। तो 1730 मीटर कहां पे दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। तो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इस सीरीज में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं ऑलरेडी, ये दोबारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे है कि HCl से मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा AgNO3। अब AgNO3 इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रिएक्शन करके देखते हैं। मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे HCl है, तो HCl ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, HCl प्लस AgNO3। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? HCl प्लस AgNO3 गेप्स, हमें यहाँ पे मिलेगा AgCl, ठीक है, AgCl प्लस HNO3 ये हमें मिलेगा। अब देखिए जो AgCl मिला हुआ है यही क्या है? याद देखिए हमसे क्या पूछा गया कि प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। तो जो अवक्षेप का रंग होगा वो क्या होगा? वो सफेद होगा।
ठीक है, क्या होगा, सफेद होगा। और जो AgCl है, देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया हुआ है ये, तो यही अवक्षेप है, ध्यान रखिएगा। और रंग क्या होगा, रंग सफेद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन मैंने आपको करके यहाँ पे बता दी। अब देखिए यहाँ पे AgCl लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सिल्वर क्लोराइड के नाम से, ध्यान रखिएगा। और HNO3 यहाँ पे लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे की, देखिए AgCl जो है यही अवक्षेप है और इसका रंग क्या होगा, सफेद होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप रिएक्शन ध्यान रखिएगा और अवक्षेप जो सफेद है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको लर्न करना होगा। सफेद है, बस आपको रिएक्शन यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि रिएक्शन लिखकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अवक्षेप क्या है। तो AgCl ये अवक्षेप है, इसका रंग सफेद, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से वायु अंगार गैस, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो निम्नलिखित में से वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको जब ईंधन वाला चैप्टर पढ़ाया था, फ्यूल वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था, प्लस क्वेश्चन भी करवाया हुआ है ये वाला पहले भी कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CO+N2, ध्यान रखिएगा, CO+N2 ये होता है वायु अंगार गैस या फिर जिसे आप प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस नहीं लिखा होगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वायु अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तो वायु अंगार गैस का सूत्र पूछा जाएगा तब भी आपका यही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, तब भी आपका आंसर यही होगा। देखिए वायु अंगार गैस को ही हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं और प्रोड्यूसर गैस को ही हम वायु अंगार गैस के नाम से जानते हैं, बस यहाँ पे नाम अलग अलग हैं और है दोनों एक ही चीज, ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CO+N2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, वो भी मैंने आपको कल करवाया हुआ था। कल की वीडियो में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाप अंगार गैस या फिर जल गैस का सूत्र क्या होता है। तो अगर आपसे भाप अंगार गैस या फिर जल गैस का सूत्र पूछा जाए तो आपका आंसर होगा CO+H2, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको कल ही करवाया हुआ था। और आज यहां पे क्या है, आज यहां पे पूछा गया था वायु अंगार गैस जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, तो CO+N2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है S2O3 और फिर यहाँ पे 2- का निगेटिव चार्ज भी है, में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ये हमें यहां पे निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण संख्या से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड पहले ही करवा दिए, बस आपको रिविजन करना है। तो यहां पे क्या दिया है, S2O3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, फिर 2- का यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और इसमें हमें यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसकी। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लेंगे, S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, X मान लेंगे। और यहाँ पे कितने S हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × X = क्या लिख सकते हैं हम, 2X लिख सकते हैं। यानी S2 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे 2 और x, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, रुकिए मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं, नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं। तो 2x ये मैंने
S2 की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे O3 है, O से मतलब ऑक्सीजन से, और कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 इंटू -2 करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा है और ये -6 हमें मिला, तो माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी O3 की जगह हम लाके क्या लिखेंगे, -6 को हम यहाँ पे लाके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हट जाएगा और -6 और इज इक्वल टू, देखिए निगेटिव का 2 चार्ज 2 माइनस ऊपर लगा है, इसलिए इज इक्वल टू में -2 आएगा, क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज यहां पे लगा हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, देखिए बराबर के इधर -2 तो है ही, और ये -6 है, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके ये +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, या फिर 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -2 और +6। देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें 4 मिलेगा, वो भी प्लस का। क्यों मिला, क्योंकि +6 बड़ा और -2 छोटा, यानी प्लस का साइन बड़ा और माइनस का साइन यहाँ पे छोटा है, इसीलिए 2x इज इक्वल टू 4। या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 और अपॉन में 2, तो ये 2 1 2, 2 2 4, यानी x की वैल्यू +2 आई हुई है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या मानी थी, s की, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ पे S2O3 2 माइनस में s की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, तो +2 ऑप्शन में कहां दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। देखिए बुक में चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है। हमें इस क्वेश्चन में वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है अपवर्तनांक बराबर, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं, अपवर्तनांक बराबर, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार कराया है। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर जो होता है वास्तविक, देखिए वास्तविक को मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह है नहीं, तो वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई, और अपॉन में होता है आभासी गहराई। क्या होता है, अपॉन में फॉर्मूला हो जाएगा आपका आभासी और गहराई, यहां पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं गहराई, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए जो अपवर्तनांक होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हमें 4/3 दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। रुकिए मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ये जो अपवर्तनांक है ये म्यू की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है, जो कि कितनी दी गई है, 4/3, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे हमें दिया है आभासी गहराई। आभासी गहराई हमें कितनी दी है, आभासी गहराई, इसकी वैल्यू हमें यहां पे जो दी गई है वो 9 मीटर दी गई है। और फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई और अपॉन में आभासी गहराई होता है। और हमसे यहां पे वास्तविक गहराई पूछी जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू 4/3 है, तो ये 4/3 ये मैंने यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या है, वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई ये हमें निकालनी है, तो वास्तविक गहराई को ऐसे ही रहने दीजिए। और अपॉन में आभासी गहराई, इसकी वैल्यू हमें 9 मीटर दी गई है, तो ये मैं 9 यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें वास्तविक गहराई निकालनी है, तो वास्तविक गहराई को मैं लिख दूंगा आगे, वास्तविक गहराई ये मैंने लिखा आगे, इज इक्वल टू आपका यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 की मल्टीप्लाई 4 में इसमें, यानी 9 × 4, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 3। बस कुछ नहीं करना था, देखिए वास्तविक गहराई निकालना था, इसको आगे ले आए। अब देखिए यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 4 में, अपॉन में ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3 3 9,
और इस 3 की मल्टीप्लाई 4 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 12 और किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो वास्तविक गहराई जो हमें मिल गई ये 12 मीटर मिल गई। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। देखिए जो अपवर्तनांक होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, आभासी गहराई दी गई थी, वास्तविक गहराई निकालनी थी। 12 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, बस यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा बस। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ऑप्शन ए, देखिए यहाँ पे एक तरफ धातु लिखे हैं और एक तरफ उनके अयस्क लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सोडियम, सोडियम का अयस्क ट्रोना लिखा है, कैल्शियम का लिखा है जिप्सम, जिंक का विलेमाइट और मैंगनीज का सिल्वाइन लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, जो मैंगनीज है। देखिए जो सिल्वाइन है ये मैंगनीज का अयस्क नहीं होता है। जो ये सिल्वाइन है, सिल्वाइन किसका अयस्क होता है? तो सिल्वाइन होता है पोटेशियम का। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो सिल्वाइन है ये पोटेशियम का अयस्क होता है, ना कि मैंगनीज का। मैंगनीज के अयस्क कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। मैंगनीज का होता है पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। क्या होता है? पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, ये मैंगनीज के अयस्क होते हैं। सिल्वाइन जो है ये किसका होता है? ये होता है पोटेशियम का, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो गलत वाला मिलान आपका है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि मैंगनीज का अयस्क सिल्वाइन ये नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वाइन जो होता है ये पोटेशियम का होता है और मैंगनीज के अयस्क कौन कौन से होते हैं? पायरोलुसाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज मैंने आपको 10 सॉल्व कराया, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व करवा रहा हूं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।